तो फर्स्ट हम लोग को निकालना जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर निकालना है। इसका जो मेमोरी टिप्स है, मेमोरी टिप्स में हम लोग 4 स्टेप यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप इंट्रोडक्शन, सेकंड स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, थर्ड स्टेप जो है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन और फोर्थ स्टेप में हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हम लोगों ने एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कंसीडर किया है जिसका इनर रेडियस स्मॉल a है और आउटर रेडियस जो है वह स्मॉल b है। इस सिलेंडर का आप जो है कुछ हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसीडर मान लो L मान लो H मान लो, जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है। अब इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के इनर सरफेस को Q चार्ज हम लोगों ने प्रोवाइड किया, तो यह इनर सरफेस जो है वो कलेक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव करेगा और आउटर सरफेस को जो है अर्थेड किया, तो ये जो है आउटर सिलेंडर के आउटर सरफेस जो है वह अर्थेड हो गया, तो यह हमारा कंडेंसिंग प्लेट की तरह बिहेव करेगा। दोनों प्लेट के बीच यानी कि इनर सिलिंड्रिकल और आउटर सिलेंडर के बीच का जो स्पेस है वो कैपेसिटेटिव स्पेस कहलाएगा। इस कैपेसिटेटिव स्पेस में कोई पॉइंट भी हम लोग कंसीडर करते हैं। P पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर किए हैं। इस गॉसियन सरफेस पे हम लोग फ्लक्स निकालेंगे ताकि हम लोग जो है यानी सो दैट B becomes able to calculate electric field at point P। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सके, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट इसके बाद लिखेंगे एज शोन इन फिगर के बाद कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटरसेप्टेड बाय Gaussian surface, electric flux intercepted by Gaussian surface inside कैपेसिटिव स्पेस। यह गॉसियन जो सरफेस है वो कैपेसिटेटिव स्पेस में है, इसलिए कैपेसिटिव स्पेस। तो यह फ्लक्स हम लोग निकालेंगे फ्लक्स के डेफिनेशन से, तो फाई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर P पॉइंट पे एज्यूम कर लेते हैं E और E इनटू गॉसियन सरफेस का एरिया। फिर ध्यान देखिए ये जो सरफेस है अपर वाला अपवर्ड जाएगा एरिया वेक्टर और यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइटवर्ड जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। 90 डिग्री है तो फ्लक्स अपर सरफेस का 0 हो गया, लोअर का 0 हो गया, केवल कर्व पार्ट जो होगा इस सिलेंडर का कर्व सरफेस, इसी कर्व सरफेस का एरिया निकलेगा और यह कर्व सरफेस का जो एरिया होगा यह हो जाएगा आपका 2 पाई r h। h के जगह l कंसीडर किए हैं तो 2 पाई r l, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग गॉस थ्योरम से इसी गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम गॉसस थ्योरम phi is equal to q inside by epsilon naught। क्योंकि ये जो हमारा ब्लैक वाला आपका दिख रहा है इनर सिलेंडर, इस पे टोटल चार्ज क्या है q है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना हो गया q, तो q by epsilon naught। इक्वेशन नंबर 2 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, नीचे नहीं दिखेगा ऊपर से मिटा करके लिख रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग फ्रॉम, यहाँ तक दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 से कैलकुलेट करेंगे E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E का फॉर्मूला आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब जो है एक चीज और हम लोग को देखना है, L E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया क्यू बाई आर और L यहाँ पर आ गया, इसको L हम लोग लिखते हैं। तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट L कांस्टेंट हो गया, Q भी कांस्टेंट हो गया या 1/r आ गया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कैपेसिटेटिव स्पेस में जो L पर डिपेंड करता है, यानी अगर हम लोग लेंथ बढ़ा दें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E को हम लोग लिख सकते हैं -dV/dr इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, यहाँ Q डाल सकते हैं, इनटू 1/r।
अब जो है हम लोग डायरेक्ट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का स्टेप 1 मार्क्स आपका कंप्लीट हो चुका है। 1 मार्क्स इंट्रोडक्शन यानी 2 मार्क्स हो चुका है। अब आगे देखिए माइनस dv बाई dr को लिख सकते हैं माइनस dv इज इक्वल टू q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू 1 बाई r dr। अब जो है दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अंडर प्रॉपर लिमिट, तो लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग both sides under proper limit। अब यहाँ जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है उसी से वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, r पे डिपेंडेंट है और r का वैल्यू स्मॉल a से स्मॉल b तक वेरी करेगा, इसलिए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग ये वोल्टेज का फॉर्मूला यूज करते हैं और इससे वेरिएबल वोल्टेज निकालेंगे। तो ये माइनस आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटीग्रेशन ऑफ dr बाई r। अब देखिए जब हमारा स्मॉल r का वैल्यू जो है वह स्मॉल a के बराबर है यानी इनर सरफेस है, यहाँ स्मॉल a लिमिट लेंगे तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट का लिया जाएगा यानी कि V प्लस, और जब हमारा स्मॉल r का वैल्यू जो है वो स्मॉल b के बराबर हो जाएगा यानी अपर लिमिट स्मॉल b, उस समय जो है हमारा कंडेंसिंग प्लेट है यानी कि निगेटिव, तो यहाँ V माइनस हम लोग लेंगे। अब अगले स्टेप में हम लोग फिर जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए आगे फिर क्या होगा। अब इस इंटीग्रेशन के बाद dv का इंटीग्रेशन हो गया v, लोअर लिमिट v प्लस अपर लिमिट v माइनस और पहले से माइनस साइन लगा हुआ है, यह हो गया q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l और dr बाई r। इसका इंटीग्रेशन आप पढ़े होइएगा बेसिक में, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, तो log r का 1 बाई r होगा, तो 1 बाई r का इंटीग्रेशन log r हो जाएगा यानी यह हो जाएगा log r ऑन द बेस e। लोअर लिमिट हो गया इसका स्मॉल a, अपर लिमिट हो गया v। अब यहाँ पर माइनस v माइनस और माइनस v प्लस, यह हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस v का इंटीग्रेशन का वैल्यू इज इक्वल टू q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l और यहाँ r की जगह b डालेंगे तो यह हो जाएगा log b ऑन द बेस e माइनस log a ऑन द बेस e। अब लॉगरिथम का भी फॉर्मूला पढ़े हैं, इस माइनस को अंदर ले लो तो यह v प्लस माइनस v माइनस में कन्वर्ट हो गया इज इक्वल टू q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इनटू यह हो गया log b बाई a ऑन द बेस e। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सिंस log, यहाँ एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, लॉगरिथम का फॉर्मूला है कि log m बाई n जो होता है ऑन द सेम बेस बराबर होता है log m माइनस log n ऑन द सेम बेस। अब यह एक्सपोनेंशियल बेस पे है, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, किस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा log 10 बेस में। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए। अब यह जो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू हो गया q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाद में हम लोग चेंज कर देंगे log b बाई a ऑन द बेस e। अब हम लोग लिखेंगे therefore पोटेंशियल निकल गया तो यहाँ पर 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे इसको कैपेसिटेंस निकालेंगे तो लिखेंगे therefore कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू q बाई v, तो q डिवाइडेड बाई q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ l छूट गया है l और log b बाई a ऑन द बेस e, यह डिनोमिनेटर में आ गया। q जो है वह कैंसिल हो गया। अब जो है हम लोग कैपेसिटेंस को सोल्व कर देंगे, इसको आगे लिखते हैं सोल्व करके। तो C इज इक्वल टू हो गया, ये पूरा ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L
डिवाइडेड बाई लॉग, और कुछ बचा ही नहीं इधर, केवल लॉग B बाई ए ऑन द बेस E, यही बचा हमारा कैपेसिटेंस। तो यह जो है कैपेसिटेंस किसका हो गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। अब इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उस न्यूमेरिकल में एक्सपोनेंशियल बेस पर वैल्यू नहीं रहता है, तो उसको एक्सपोनेंशियल बेस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई, इसको जो है log 10 में 2.303 log B बाई A ऑन द बेस 10। यहाँ ध्यान देना है log B बाई A है, यानी आउटर रेडियस बाई इनर रेडियस है। आउटर रेडियस जो होगा सिलेंडर का इनर रेडियस से बड़ा होगा, इनर रेडियस से बड़ा होने के कारण, इनर रेडियस से बड़ा होने के कारण यह वैल्यू जो है 1 से बड़ा आएगा, और 1 से बड़ा जो भी क्वांटिटी है उसका लॉगरिथम डिफाइन हो जाएगा हमारा। यहाँ पर अगर इनर ऊपर आता, आउटर हमारा नीचे आता, तो यह वैल्यू 1 से कम होता, तो फिर हमारा 0 से 1 के बीच लॉगरिथम कैसे डिफाइन होता है, उस वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। इसलिए हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे आउटर रेडियस डिवाइडेड बाई इनर रेडियस लेना है। तो यह हो गया कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैविंग लेंथ L। अब हम लोग जो है पूछता है कभी कभी कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऑफ यूनिट लेंथ, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सब टॉपिक इसी का आ जाएगा, रिमार्क कर देते हैं, रिमार्क में सब टॉपिक कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसको C डैश से डिनोट करेंगे, ये C डैश बराबर हो जाएगा C बाई L, तो C डैश हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई L इंटू 2.303 log B बाई A ऑन द बेस 10, L से L कट जाएगा, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 log B ऑन द बेस A, log B बाई A ऑन द बेस 10। तो यह हमारा हो गया कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। अब कभी कभी क्या करता है कि ये जो कैपेसिटर है इसके कैपेसिटेटिव स्पेस में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को भर देगा, तो ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग भर दे रहे हैं। दूसरे केस को इसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देंगे, और तब इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, फिर इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या करना है, मेन पॉइंट बता देते हैं, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में क्या चेंज करेंगे, कंसीडर ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऑफ इनर रेडियस A, आउटर रेडियस B, containing charge Q, having length L, completely filled with dielectric slab of dielectric constant K। इंट्रोडक्शन दे देंगे और ए डायग्राम बना देंगे। उसके बाद जो है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फिर निकालेंगे तो डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें लिख देंगे हम लोग E का वैल्यू। E का वैल्यू जो यहाँ पर आया था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R आया था 2 पाई RL। देख लीजिएगा E का वैल्यू क्या आया था, यहाँ पर E का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे कि I is equal to C into 2 pi RL और phi is equal to Q by epsilon naught। तो यहाँ जो Q by epsilon naught है यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स K जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो E का जो वैल्यू आ जाएगा या 1, E का वैल्यू इस दोनों को कंपेयर कीजिए तो E into 2 pi RL is equal to Q by epsilon naught K आ जाएगा। तो E is equal to 1/2 pi epsilon naught K Q by, यहाँ L छूट गया है, L आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया हम लोग का। शॉर्ट में लैंग्वेज जो है अभी अभी जो टॉपिक पढ़े हैं उसी का लैंग्वेज डाल देना है। इंट्रोडक्शन में जो चेंज करना है वो बता दिए, केवल कंप्लीटली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, इतना हम लोग को चेंज कर देना है लैंग्वेज में। डायग्राम ये बना देना है सेटेड करके, उसके बाद डायरेक्ट फ्लक्स निकाल देना है गॉसियन सरफेस पे, फिर गॉस लॉ से फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके इतना निकाल देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद पुनः हम लोग क्या करेंगे, इसको
डायरेक्ट V निकालेंगे तो E को आप बदल देंगे, V में केवल K टर्म आएगा, चेंज होगा, बाद बाकी सब कुछ सेम होगा। तो अब जो है हम लोग E को लिख सकते हैं माइनस dV बाई dr इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट K L Q बाई R। अब जो है माइनस dV इज इक्वल टू Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K L इंटू dr बाई R। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे एट प्रॉपर लिमिट। यहाँ हो जाएगा v प्लस से v माइनस तक, यहाँ हो जाएगा स्मॉल a से स्मॉल b तक। अब जैसे ही इंटीग्रेट हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो आगे देखिए क्या होगा। ये जो है v माइनस अपर लिमिट और माइनस एक स्टेप बढ़ाते नहीं है, लिख देते हैं dv का v हो गया v प्लस और v माइनस, यहाँ पर q बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट kl और यहाँ पर हो जाएगा dr बाई r का हो जाएगा log r ऑन द बेस e, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। अगले स्टेप में यह हो जाएगा माइनस v माइनस माइनस v प्लस इज इक्वल टू q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट kl। इसका वैल्यू डालेंगे तो यह हो जाएगा log b ऑन द बेस e डिवाइडेड बाई log a ऑन द बेस e। तो यहाँ पर ऐसे नहीं लिखते हैं, ये log b ऑन द बेस e माइनस log a ऑन द बेस e। अब इसको जो है हम लोग log के रूल से चेंज कर देंगे, इसको माइनस यहाँ चेंज कीजिए तो v प्लस माइनस v माइनस इज इक्वल टू q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट kl और यहाँ पर हो जाएगा log b बाई log a। log b बाई a पढ़ेंगे, इसको log b बाई log a नहीं पढ़ेंगे, log b बाई a ऑन द बेस e। अब जो है ये जो पॉजिटिव सरफेस का यानी कलेक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल माइनस कंडेंसिंग का पोटेंशियल है, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं V। तो इसको हम लोग V में कन्वर्ट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो V इज इक्वल टू हो गया Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL log B by A on the base E। Therefore capacitance C is equal to Q by V, Q by 2 pi epsilon naught, यह Q है, KL डिनोमिनेटर में log B by A on the base E। अब जो है Q by V, V का वैल्यू यहाँ पर देखिए Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL और यहाँ पर आ जाएगा log B by A on the base E। यह Q कट गया और यह चला जाएगा ऊपर, तो C हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL डिवाइडेड बाई log B by A on the base E। कन्वर्ट कर दो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL डिवाइडेड बाई 2.303 log B by A on the base A। तो यह हो गया कैपेसिटेंस। इसी तरह कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ अगर पूछेगा तो केवल एक लाइन ऐड कर देंगे यहाँ पर, उस वन लाइन को हम लोग लिखेंगे कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर C डैश बराबर हो जाएगा आपका C बाई L, L से यहाँ काट देंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट KL डिवाइडेड बाई L इंटू 2.303 log B ऑन द बेस A, log B by A ऑन द बेस 10। तो C डैश का वैल्यू आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाई 2.303 log B by A ऑन द बेस 10। इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट C by K। तो इस नहीं KC लिख सकते हैं डायरेक्ट KC। ये पूरा का पूरा थोड़ी देर पहले C निकाले हैं तो इसको KC लिख सकते हैं, KC सीमेंट नहीं समझना है। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कैपेसिटेंस। इसका मतलब है कि चाहे हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर हो या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो, अगर बीच
के कैपेसिटेटिव स्पेस को किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से अगर हम लोग कंप्लीटली फिल्ड अप कर देते हैं तो उस केस में कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। यानी कैपेसिटेंस जो है वह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। अब इससे एक और कैपेसिटेंस का डिफिनीशन पूछता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कीजिए इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का 3 डिफिनीशन होता है। पहला डिफिनीशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म में, दूसरा डिफिनीशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, और तीसरा डिफिनीशन सीबीएसई में 1 मार्क्स में जो पूछता है वह है आपका कैपेसिटेंस के टर्म में। यानी डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कोई भी एग्जांपल लेके आप दे सकते हैं, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से या स्फेरिकल कैपेसिटर से या फिर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर से आप दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें कि यह C डैश का जो वैल्यू है वह Kc के बराबर है, तो C डैश बाई C जो है वह K हो जाएगा, यानी K इज इक्वल टू C डैश बाई C। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम is the ratio of capacitance of medium in dielectric to the capacitance of medium without dielectric कर सकते हैं या इन एयर कर सकते हैं। फाइनल जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। तो किसी भी कैपेसिटर में हम लोग चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या बैटरी डिसकनेक्टेड हो, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग डालते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वह क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यही ध्यान रखना है कि कैपेसिटर चाहे बैटरी से कनेक्टेड हो या बैटरी से कनेक्टेड नहीं हो, जब कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को आगे आने वाले क्वेश्चन में पढ़ना है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंट्रोड्यूस करेंगे कैपेसिटर में तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे चेंज करेगा, वोल्टेज कैसे चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज करेगा। टाइम खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज करेगा, उसके बाद चार्ज कैसे चेंज करेगा, एनर्जी कैसे चेंज करेगा, एनर्जी डेंसिटी कैसे चेंज करेगा, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग को पढ़ना है। अब जो है हम लोग आ जाते हैं, फाइनली समराइज कर लेते हैं जो हम लोग पढ़े हैं। और 3 एक्स्ट्रा जो था, एक कैपेसिटर सिलेंडर का कैपेसिटेंस निकालना, दूसरा स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालना, और तीसरा आपका है एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालना। तो आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, और तब सबको एक जगह कर देंगे। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर या स्फेरिकल सेल भी आपको दिया जा सकता है, हॉलो स्फीयर भी दिया जा सकता है। यहाँ पर तो हॉलो स्फीयर भी रहेगा या स्फेरिकल सेल। तो आइसोलेटेड स्फीयर के केस में हम लोग क्या करेंगे, सीधे इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि कंसीडर ए हॉलो स्फीयर, या हॉलो स्फीयर कहिए या सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R containing चार्ज Q। अब यहां पर देखना है कि केवल एक हॉलो ही स्फीयर है। यह हॉलो स्फीयर हो गया जिसका रेडियस R है, और इस स्फीयर पे चार्ज जो है यह Q है। हम लोग जो भी चार्ज देते हैं कंडक्टर को, वो उसके आउटर सरफेस पे एपियर होता है, ऐसा सेल्फ थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है। अब जो है मान लो कि चार्ज इस पे है तो या तो कोलेक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव करेगा, फिर इसका कंडेंसिंग प्लेट कहाँ इमेजिन करेंगे हम लोग इस केस में। तो इस केस में जो कंडेंसिंग प्लेट होता है वह इन्फिनिटी पे होता है, जो निगेटिवली चार्ज होगा। यानी कि जो आइसोलेटेड स्फीयर एक कैपेसिटर का निर्माण करेगा या आइसोलेटेड स्फीयर
स्फीयर बिहेव्स लाइक ए कैपेसिटर, उस कैपेसिटर का कलेक्टिंग प्लेट तो खुद आइसोलेटेड स्फीयर का सरफेस होगा, लेकिन उसका कंडेंसिंग प्लेट इन्फिनिटी पे होता है और इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो मानते हैं हम लोग। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जैसे इन्फिनिटी और इस हॉलो स्फीयर यानी दोनों के बीच का जो स्पेस है यही हमारा कैपेसिटेटिव स्पेस हो जाएगा। तो इस कैपेसिटेटिव स्पेस का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर P पॉइंट पे हम लोग निकालें तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर आ जाएगा, जहां सेंटर से डिस्टेंस R है। और P पॉइंट पे पोटेंशियल निकाले V, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। अब यहाँ देख रहे हैं कि यह कलेक्टिंग प्लेट और कंडेंसिंग इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा P पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका C बराबर Q बाई V। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट ट्री किया है, इसका फुल फॉर्म बता देते हैं, Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q कट जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब है रेडियस हम लोग कितना माने हैं, कैपिटल R। तो अगर इस यहाँ पर पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो फिर ये कैपिटल R के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल लेंगे तो यहाँ पर कैपिटल R हो जाएगा, यहाँ पर भी कैपिटल R हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा कैपिटल R हो जाएगा। यानी डायरेक्ट आपको ध्यान देना है कि कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कहीं भी आइसोलेटेड स्फीयर अगर आपको दिया हुआ है और उस आइसोलेटेड स्फीयर का हम लोग को कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस, तो डायरेक्ट उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। दूसरा तरीका इसी का है कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E निकाल लिए। अब E को लिखेंगे माइनस dV बाई dr और माइनस dV बाई dr लिखेंगे 1/4 पाई। ये दूसरा तरीका बता रहे हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ब्लू वाला शॉर्ट है। अब दूसरा तरीका इसी को बता रहे हैं, E को माइनस dV बाई dr यहाँ ले लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग जो है अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं, सो देखिए माइनस dV इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr बाई R स्क्वायर को R का पावर -2 लिख सकते हैं। तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस dV इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ R का पावर -2 dr। R का वैल्यू कहां से कहां लेना है, तो देखिए R जो है वह हमारा कैपिटल R से लेकर के इन्फिनिटी तक है। कैपिटल R है, वहां का पोटेंशियल जो है V प्लस है और इन्फिनिटी का पोटेंशियल जो है वह जीरो है। ये पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल V प्लस है, या डायरेक्ट इसको अगर V माने तो V ही रहने देंगे हम लोग। अब इसका वैल्यू देखिए माइनस V टू 0 इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R का पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा R का पावर -2 प्लस 1 यानी -1 बाई -1, तो -1 बाई R टू इंफिनिटी। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका, नेक्स्ट स्टेप -0 माइनस V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1 बाई इंफिनिटी और माइनस माइनस प्लस 1 बाई R। तो आगे हो गया V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू या 0 हो जाएगा या R, तो डिवाइडेड बाई R। वही आ गया जो डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए थे वहां पर। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस C बराबर Q बाई V कर देंगे, तो Q डिवाइडेड बाई Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q कट जाएगा, इंप्लाई दैट C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस तरह जो है हमारा कैपेसिटेंस निकल जाएगा वेरिएबल मान करके। तो कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अगर कोई आइसोलेटेड स्फीयर है तो उसका कंडेंसिंग प्लेट बताइए, तो कंडेंसिंग प्लेट कहां हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और इस केस में अगर आपसे पूछे कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिए कहां पे, इस स्फीयर और इन्फिनिटी के बीच में डाल दिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उस केस में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, केवल यहाँ K टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस तरह आप
मीडियम अगर देखिए विदाउट मीडियम है तो यह फार्मूला, विथ मीडियम है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, यह हो गया आपका आइसोलेटेड स्फीयर के लिए ये दोनों, आइसोलेटेड स्फीयर का मेमोराइज कर लीजिए। उसके बाद आपको अभी अभी जो सिलेंडर का हम लोग निकाले हैं सी, तो सिलेंडर का निकाले थे हम लोग 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय 2.303 log b by a on the base 10। अब यहाँ पे मीडियम के साथ है तो k लगा देंगे, विदाउट मीडियम है तो k को हटा देंगे। पर यूनिट लेंथ निकाल, विथ l लेंथ निकालना है तो l से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर यूनिट लेंथ निकालना है l को हटा देंगे। इसी तरह जो है हम लोग जो है दूसरा कैलकुलेट करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर में। स्फेरिकल कैपेसिटर का जो फॉर्मूला आया था उसमें भी k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा विथ डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, k को हटा देंगे तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। तो इस तरह आप एक आइसोलेटेड स्फीयर का, एक सिलेंडर का और दूसरा पहले तीसरा हो गया आपका स्फेरिकल कैपेसिटर का, इस तीनों का विदाउट डाइलेक्ट्रिक और विथ डाइलेक्ट्रिक कंप्लीट कर लेना है आपको नेक्स्ट क्लास के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्किट एनालिसिस के लिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ना है, जिसमें कैपेसिटेटिव सर्किट हम लोग पढ़ेंगे और उसके लिए कौन कौन से पार्ट जरूरी है वो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कल का क्लास इंपॉर्टेंट होगा इसलिए आप लोग मिस नहीं करेंगे। और चाहे सागर सर के आईडी से आपको जाए या हमारे आईडी से जाए, फिजिक्स उसमें लिखा होगा कि फिजिक्स का क्लास होगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे।